अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की जो हमारी वीडियो है वो आपको टाइटल से ही पता चल रहा होगा कि इसमें हमने क्या डिस्कस करना है। टैग हेल्पर्स। ASP.NET कोर ने हमें एक न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करवा के दी है, टैग हेल्पर। पहले हमने पढ़ा होगा HTML हेल्पर्स के बारे में। तो HTML हेल्पर बेसिकली क्या होते थे, वो सिंपल ASP में यूज़ होते थे। टैग हेल्पर जो होते हैं ये टैग्स को यूज़ करते हुए आपके पेजेस को रेंडर करवाता है, ठीक है। तो इसका हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। आपने एक भी इसके पॉइंट मिस नहीं करना, क्योंकि जो पॉइंट आपने मिस कर दिया हो बेशक वो आपके पेपर में या फिर आपके एग्जाम में अपेयर हो गया हो, ठीक है। इसलिए आपने एक पॉइंट इसका मिस नहीं करना। तो टैग हेल्पर इन ASP.NET Core, यू कैन इनेबल सर्वर साइड कोड टू पार्टिसिपेट इन क्रिएटिंग एंड रेंडरिंग द HTML एलिमेंट्स इन रेजर फाइल्स। गॉट इट? कि टैग हेल्पर्स बेसिकली क्या होते हैं, ये ASP.NET Core में पहली बात तो ये कि ये एक न्यू एडिशन आया है, ठीक है। इसको हम यूज़ क्या करते हैं, HTML एलिमेंट को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। टैग हेल्पर्स के थ्रू आप अपना सर्वर साइड का जो कोड होता है उसको क्रिएट और रेंडर करवा सकते हैं, ठीक है। उसमें जितने भी आपके HTML एलिमेंट्स होंगे आप उनको क्रिएट भी करवा सकते हैं और रेंडर भी करवा सकते हैं। कहाँ पे रेंडर करवा सकते हैं? रेजर फाइल्स में। रेजर फाइल्स अब क्या होती हैं, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ गया होगा कि रेजर फाइल्स क्या होती हैं। तो बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला ये पेपर्स में, एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन है, क्विज़ेस में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ रेजर फाइल्स, या फिर इसको कोई घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। तो फिर रेजर फाइल्स क्या होती हैं? दो चीज़ों के मिलाप को रेजर फाइल बनाती है। कैसे? C# प्लस HTML। जहाँ पे ये दो कोड इकट्ठे यूज़ हो रहे होंगे उसको हम लोग कहते हैं कि ये है रेजर फाइल्स। गॉट इट? रेजर फाइल्स की अगर आपने रेजर पेजेस के बारे में भी सुना होगा। रेजर पेजेस बेसिकली होता है कि जिस पेज पे आपने C# का कोड भी लिख दिया, C# का कोड आप ऐट के साइन के साथ लिखते हैं, गॉट इट। और उसी पेज पे आपने HTML का कोड भी लिख दिया। HTML का कोड किस फॉर्म में होता है आपके पास? डिव की फॉर्म में, लेबल्स की फॉर्म में, इनपुट टैग हो गया, मतलब डिफरेंट टैग्स होते हैं। जहाँ पे ऐट के साइन के साथ आपने कोई और कोड लिखा होगा इसका मतलब वहाँ पे आपने C# यूज़ किया है, और जहाँ पे आपने HTML का कोड यूज़ किया होगा एक ही पेज पे दोनों कोड को मर्ज कर देने को हम क्या कहते हैं कि वो रेजर हो रहा है, रेजर पेज है। अब रेजर फाइल क्या होती है? मल्टीपल पेजेस को मिला के एक फाइल बनती है। गॉट इट? अब टैग हेल्पर्स की बात करें तो ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं बिल्ट इन टैग हेल्पर्स और एक होते हैं कस्टम टैग हेल्पर्स। बिल्ट इन टैग हेल्पर्स जो होते हैं वो हमेशा से ये बात याद रखें, जो चीज़ ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है, सिस्टम, कोई भी सिस्टम आपको कोई चीज़ ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है वो होती है बिल्ट इन, ठीक है। कस्टम मीन्स कि इसका भी जो आप खुद से क्रिएट करें। तो जो बिल्ट इन टैग हेल्पर्स होते हैं ये आपके पास क्या होते हैं, ये प्री बिल्ट होते हैं किसी भी फ्रेमवर्क में, ठीक है। प्री बिल्ट मीन जो कि पहले से बने हुए हों। परफॉर्म कॉमन टास्क लाइक क्रिएटिंग फॉर्म। जो बिल्ट इन टैग हेल्पर होते हैं मैं आपको नेक्स्ट सारा इसका डिटेल में बताऊंगी कि वो किस तरह से फॉर्म्स क्रिएट करते हैं, वैलिडेशन मैसेज कौन कौन से शो करवाते हैं, ठीक है। सिंपल अभी जो मकसद है आपका वो टैग हेल्पर की डेफिनेशन समझना और टैग हेल्पर की आपने इसमें टाइप्स को समझना कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स है। मैं आपको इसकी कंप्लीट एक एप्लीकेशन डेवलप करके दिखाती हूँ जिसमें सारा आप पढ़ेंगे। कस्टम टैग हेल्पर की बात आ जाती है, कैन बी क्रिएटेड बाय यू, आप खुद क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना कि मैं खुद इसको किस तरह से क्रिएट कर सकता हूँ। देखें, अगर तो आप एज अ बिगनर हैं तो बिगनर जो स्टूडेंट होता है ना वो क्या करे, वो जस्ट बिल्ट इन टैग हेल्पर के साथ खेले, ठीक है। लेकिन जो कस्टम टैग हेल्पर्स हैं वो डेवलपर इनके साथ काम करते हैं। डेवलपर्स को पता होता है कि उनके पेज में कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ होनी है, किस तरह से यूज़ होनी है। क्योंकि जो एक बिगनर स्टूडेंट की अगर हम बात करते हैं ना तो वो सिंपल क्या करते हैं, वो जस्ट उन चीज़ों को रीड करते हैं, बनी बनाई चीज़ को रीड करते हैं, अपने अंदर कॉपी पेस्ट करते हैं और उसको पुट करके अपनी फाइल क्रिएट कर लेते हैं। बट जो डेवलपर होता है वो कस्टम टैग हेल्पर के साथ अपनी चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकता है अकॉर्डिंग टू ऑन प्रायोरिटी, ठीक है। वो अपने अकॉर्डिंग इन चीज़ों को सेटअप कर सकता है। तो यहाँ पे हमने बिल्ट इन टैग हेल्पर के बारे में पढ़ा, कस्टम टैग हेल्पर्स के बारे में पढ़ा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछे। उसके बाद आता है ऐड टैग हेल्पर। ये बेसिकली टैग हेल्पर है कि हम कहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। तो बजाय इसके मैं आपको यहाँ से बताऊँ, हम VL स्टूडियो ओपन करते हैं, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जितना मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी आपके ऊपर से गुजरी जाना है जब तक मैं उसका आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाऊँगी। मैंने यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, जैसे ही VL स्टूडियो ओपन किया, ठीक है, एक आपके सामने सारी डिटेल बताऊंगी ताकि आपको पता चल जाए कि टैग हेल्पर, बिल्ट इन टैग हेल्पर कहाँ पे होते हैं। ASP.NET कोर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म जो होगा वो आपका यहाँ पे होगा विंडोज़, और यहाँ से आपने कौन सी एप्लीकेशन डेवलप करनी है। मैंने एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करती हूँ तो नीचे चले जाती हूँ, यहाँ पे होगा वेब
ठीक है, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया। लैंग्वेजेस में जाके आपने सी शार्प, क्योंकि इसकी बैक एंड पे सी शार्प यूज़ होती है। नेक्स्ट पे क्लिक करें। प्रोजेक्ट का नेम आपने यहाँ पे देना है, क्योंकि हम टैग हेल्पर हमारा टॉपिक है तो मैं इसका टैग हेल्पर नेम दे रही हूँ। ये प्रोजेक्ट का नेम है, ये टैग हेल्पर का यूजेज नहीं है, ठीक है। आपने कंफ्यूज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होना। तो टैग हेल्पर मैंने इसका नेम दिया, क्रिएट पे क्लिक कर दूंगी। टैग हेल्पर किसका नेम है? मेरी वेब एप्लीकेशन का नेम है। ये वो नहीं है कि मैं आपको इसका यूजेज बता रही हूँ। अभी मैं इसको एप्लीकेशन ओपन करके बताऊँगी टैग हेल्पर कहाँ पर यूज़ होते हैं। तो वेब एप्लीकेशन मॉडल व्यू कंट्रोलर, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगी वो मेरे ऑटोमेटिकली फोल्डर मेरी वेब एप्लीकेशन में क्रिएट करके दे देगा। अगर मैं एम्प्टी करूँगी मुझे हर चीज़ खुद करनी पड़ेगी। यहाँ पे वर्जन 3.1 ही रहने देते हैं। 5.0 न्यू आया है, ये हम बाद में इस पर काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम 3.1 के साथ चल रहे हैं। तो ये देखिएगा, जैसे ही मैं मॉडल व्यू कंट्रोलर के साथ जाऊँगी वो मुझे ऑटोमेटिकली इसमें तमाम फोल्डर क्रिएट करके दे देगा। ये मैंने आपको अपनी सेकंड या थर्ड वीडियो में भी बताया हुआ है। आई के आइकन में आपको शो हो रहा होगा ऊपर, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो जाके नहीं देखी तो आप उसको भी लाजमी देखिएगा। आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि हम किस तरह से एप्लीकेशन का क्रिएट करेंगे, मॉडल व्यू कंट्रोलर किस तरह से क्रिएट करेंगे। मॉडल व्यू कंट्रोलर के ऊपर डिटेल में मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट उसमें भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उस वीडियो को सुन के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है, ठीक है। उसका भी मैं ऊपर आई के आइकन में आपको शो करवा देती हूँ जी। तो ये हमारी टैग हेल्पर नेम की एक वेब एप्लीकेशन डेवलप हो रही है। जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगी आप देखिएगा कि इसमें उसने बाय डिफ़ॉल्ट मुझे मॉडल व्यू कंट्रोलर, startup.cs, program.cs, ईच एंड एवरी उसने मुझे यहाँ पे रिपोजिटरीज़ मुझे दी हुई होंगी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ होगा। मुझे अगर मैं एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट करती तो फिर मुझे हर चीज़ खुद से क्रिएट करनी पड़ती, क्योंकि हम यहाँ पे टैग हेल्पर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखाऊँ, क्योंकि वो मेरा सेकेंड लेक्चर है, आपने उसको लाजमी जाके देख लेना है। तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन डेवलप हो रही है। थोड़ा सा टाइम इस वजह से ले रही है क्योंकि जब हम एक हैवी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो हमारे प्रोसेसिंग को थोड़ा सा स्लो कर देती है जी। तो यहाँ पे हमारी टैग हेल्पर के नेम की एक एप्लीकेशन डेवलप हो चुकी है। ये देखिए, मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर 3 फोल्डर मेरे सामने अपीयर हो चुके हैं। साथ साथ इसमें मॉडल है, व्यू है, कंट्रोलर है, program.cs है, startup.cs है, appsetting.json है, ठीक है। ये सारी फाइल्स जो कि एक प्रोजेक्ट के लिए नेसेसरी होती हैं वो सारी इसमें डेवलप्ड हैं बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मैं बिल्ट इन के साथ काम कर रही हूँ। तो अभी ये बिल्ट इन टैग हेल्पर के साथ नहीं काम करी है, मैंने एक बिल्ट इन एप्लीकेशन क्रिएट की है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने टैग हेल्पर्स के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। सबसे पहले आपने startup.cs फाइल को ओपन करना है। आपने देखना है कि जो चीज़ें आपको टैग हेल्पर के लिए चाहिए क्या वो इसमें अवेलेबल हैं, मतलब कि आपकी एप्लीकेशन को रन करने के लिए क्या वो चीज़ें आपके एप्लीकेशन के अंदर हैं कि नहीं है, ठीक है। तो startup.cs की फ़ाइल जैसे ही ओपन होगी इसमें आपने 2 चीज़ों को माइंड में रखना है, एक कन्फिगर को और एक कन्फिगर सर्विसेज को, ठीक है। जो कन्फिगर सर्विसेज होता है उसमें आपने अपनी तमाम एप्लीकेशन की जितनी भी सर्विसेज होंगी उनको रन करवाते हैं। ये देखिए ऊपर लिखा भी है, दिस मेथड्स कॉल्ड बाय द रन टाइम एंड दिस इज मेथड इज़ यूज टू ऐड सर्विसेज टू द कंटेनर। जितनी भी आपकी कंटेनर में सर्विसेज होंगी उनको ये ऐड करवाता जाएगा, ठीक है। अब कौन सी सर्विस फ़िलहाल उसने ऐड करवाई है, क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट करवाया था, तो ऐड कंट्रोलर विद व्यूज़, उसने कंट्रोलर और व्यूज़ की 2 सर्विसेज उसने यहाँ पे ऐड करवा दी हैं, ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं तो इसने फ़िलहाल ये सर्विस ऐड करवाई, हमें किसी की भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो आ जाएंगे। ये देखें, ये कंट्रोलर है, ठीक है, इसकी सर्विस उसने यहाँ पे ऐड करवा दी है, ठीक है। सर्विसेज डॉट ऐड कंट्रोलर विद व्यूज़ का मतलब ये है आपके पास। उसके बाद नीचे आ जाए कन्फिगर। अब इसका मतलब है कि दिस मेथड इज़ यूज टू कन्फिगर द HTTP रिक्वेस्ट पाइपलाइन। इस लाइन को अगर आपने गौर से देखें कि ये क्या करता है, ये रन टाइम में यूज़ होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, HTTP रिक्वेस्ट पाइपलाइन जितना भी अपने अंदर करवाएगा इफ एल्स की फॉर्म में, वो सारी रिक्वेस्ट पाइपलाइन मीन्स कि जैसे आप एक सर्वर रिक्वेस्ट भेजता है तो कंट्रोलर उसको फेच करता है, देन वो शो करवाता है व्यू पे, तो ये सारी चीज़ें ये काम करेगा, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए है कि इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है जी। तो app.use डेवलपर एक्सेप्शन पेज, ठीक है। इसका मतलब कि वो अगर तो रन होगा नहीं होगा तो हमें एरर पेज शो करवा देगा। इस स्टैटिक फाइल्स को भी यूज़ कर रहा है, राउटिंग भी है, ऑथराइजेशन भी है, ठीक है, हमारा पाथ भी सेट है जी। तो इसका मतलब हमारा जो startup.cs का फोल्डर है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आके अब आपने देखना है कि मॉडल, ठीक है, मॉडल का जो आपका फोल्डर है उसमें फ़िलहाल कोई फ़ाइल नहीं है। हम यहाँ पे एक क्लास ऐड करवा रहे हैं मॉडल के नेम की, मॉडल में हम एक क्लास कोई भी रैंडम नेम आप ले लें, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, बैक क्लिक करना है, ऐड कंट्रोलर आपने ऐड नहीं करवाना, नीचे जाएं, क्लास ऐड करवानी है, ठीक है। कंट्रोलर और चीज़ होती है,
मॉडल के फोल्डर के अंदर आपने क्लास ऐड करवानी है। मैं बार बार बता रही हूँ, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी। जैसे ही क्लास का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, यहाँ पे आप इसको कोई नेम दे दें, कोई भी रैंडम सा मेरे माइंड में आ रहा है, हम प्रोडक्ट का नेम दे देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट, चले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ product.cs। तो ये हमारी एक मॉडल के अंदर एक क्लास क्रिएट होगी। गॉट इट। अब ये जब क्लास क्रिएट हो जाएगी तो वो एक नेम स्पेस शो करवा रहा है सामने, टैग हेल्पर डॉट मॉडल। इसका मतलब ये मेरी एप्लीकेशन का नेम है, टैग हेल्पर। ठीक है, और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट के अंदर अब हमें कुछ एट्रीब्यूट्स चाहिए। तो उन एट्रीब्यूट्स को फेच करने के लिए मुझे यहाँ पे उन एट्रीब्यूट्स के नेम लिखने पड़ेंगे। इन्हीं एट्रीब्यूट को, ये जो मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट आपके सामने लिखूँगी, इन्हीं को ही टैग हेल्पर रेंडर करवाएगा। ठीक है, पहले हम इनका नेम लिख लेते हैं, पब्लिक, क्योंकि हमने इनको पब्लिक करना है ना, तो इसका कोई भी आप डेटा टाइप रख लें। मैं इसकी स्ट्रिंग रख लेती हूँ, क्योंकि नेम है तो आईडी नहीं है अभी फ़िलहाल, जस्ट नेम है। तो पब्लिक स्ट्रिंग नेम गेट सेट। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे गेट सेट लिखूँगी, उसके बाद इसी लाइन को मैं कॉपी करके 2 एट्रीब्यूट और ले लेती हूँ, 2 या 3, ताकि मेरी जो एप्लीकेशन है वो उसका कोई फॉर्म नज़र आ जाए। और इन्हीं एट्रीब्यूट को व्यू के पेज में, रेजर व्यू के पेज में टैग हेल्पर रेंडर करवाता है। कंट्रोल सी करूँगी। आपके सामने प्रैक्टिकल वर्क इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को टैग हेल्पर डिटेल में समझ आ जाए। इसको आपने कंट्रोल सी करना है। इसी को ही मैं यहाँ पे दोबारा से पेस्ट कर दूँगी। अब जैसे मैं पेस्ट किया, रेड लाइन शो करवा रहा है, इसका मतलब वो कह रहा है कि डुप्लीकेशन है, इसको आप रिमूव करें, अदरवाइज़ आपका एरर रिमूव नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ और नेम दे देती हूँ, नेम है प्राइस दे देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको दे देती हूँ, एक प्रोडक्ट का नेम हो सकता है, प्राइस हो सकती है, क्वांटिटी हो सकती है। ठीक है, बस फिलहाल इन तीनों के साथ ही चलते हैं, नेक्स्ट हम नहीं करवाते शो, क्योंकि हमारा मकसद है कि इन एट्रीब्यूट को टैग हेल्पर किस तरह से रेंडर करेगा उसको देखना, बजाय इसके कि हम यहाँ पे एक पूरी एप्लीकेशन डेवलप करें। तो हमारे पास ये पेज क्रिएट हो चुका है। इसके अलावा अब इनकी इसी जो प्रोडक्ट है इसकी रिपोजिटरी कहाँ पे सेव होगी वो मैं आपको शो करवा देती हूँ। ठीक है, ये जो टैग हेल्पर है ये बेसिकली क्या है, एप्लीकेशन का नेम है। जैसे ही मैं एक मॉडल क्लास में एक न्यू क्लास एंटर करवाऊंगी तो आप देखेंगे उसमें भी सेम यही नेम स्पेस होगी। मैं यहाँ पे ऐड, यहाँ पे फिर हमने कंट्रोलर नहीं करना बल्कि क्लास को ऐड करवाना है। क्लास का नेम हम रख लेते हैं, क्योंकि इसमें डेटा सेव करवाना है तो रिपोजिटरी रख लेते हैं। ठीक है, इसका नेम हम रखेंगे रिपोजिटरी। बेसिकली इसके अंदर हमारा सारी क्लास का इंटरफेस होगा कि वो किस तरह से मॉडल को लेके चलेगी। ये मेरे पास आ चुकी है रिपोजिटरी इंटरफेस। ठीक है, अब इसके अंदर हम सारा कोड लिखेंगे। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे इसका कोड लिखूँगी। ठीक है, जिसमें हमने अपने प्रोडक्ट की एंटिटीज़ को शो करवाना है। तो ये क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये इंटरफेस है, एक पब्लिक इंटरफेस, क्लास को यहाँ से हम लोग रिमूव कर देंगे। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, इसका जाके इंटरफेस, क्लास की जगह आप इसका इंटरफेस भी लिख सकते थे, बट मैं इसको ऐसे ही लिख रही हूँ। ठीक है, पब्लिक इंटरफेस आई रिपोजिटरी। उसके अलावा यहाँ पे आप लिखते हैं आई इन्यूमरेबल। मैं आपको इसका सारा कोड की डिटेल बताती हूँ कि ये कहाँ, इसका क्या यूजेज है। ठीक है, आई इन्यूमरेबल प्रोडक्ट, इसके अंदर ये प्रोडक्ट को फेच करेगा, प्रोडक्ट्स। ठीक है, आई इन्यूमरेबल मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, आई इन्यूमरेबल का मतलब है कि जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे आइट्रेट करवा के लेके आएगा। ठीक है, इसकी आप बेशक लिख लेंगे, आई इन्यूमरेबल प्रॉपर्टी जो होगा वो आइट्रेट करवाएगा तमाम प्रोडक्ट्स को। इसके अंदर जो ऐड फंक्शन मैंने यूज़ किया है, ठीक है, इसके अंदर मैं अब यहाँ पे लिखूँगी वाइड ऐड फंक्शन, ऐड प्रोडक्ट। ये वाला क्या करेगा, बेसिकली ये वो फंक्शन है जो जितना भी प्रोडक्ट आएगा उसको ऐड करवाता जाएगा। ठीक है, आई इन्यूमरेबल क्या करेगा, तमाम प्रोडक्ट्स को आइट्रेट करवाएगा। ठीक है, और जो आपके पास ऐड प्रोडक्ट है ये क्या करेगा, ये तमाम प्रोडक्ट्स को ऐड करवाता जाएगा। देखिए मैंने लिखा ऐड प्रोडक्ट, उसके अंदर प्रोडक्ट आ जाएगा न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, न्यू जितने भी न्यू प्रोडक्ट्स होंगे उनको यहाँ पे क्या करवाता जाएगा, ऐड करवाता जाएगा। इसके बाद इतनी सी फंक्शनलिटी आपको समझ आई है कि वो जो हमने वहाँ पे प्रोडक्ट क्लास ली थी उसको यहाँ पे इसने क्या करवाना है, उनके प्रोडक्ट्स को आइट्रेट करवाना है आई इन्यूमरेबल ने। ठीक है, उसके बाद ऐड फंक्शन क्या करेगा, ये जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनको सिंपल ऐड करवाता जाएगा। गॉट इट।
उसके बाद अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बजाय इसके कि इसका सारा कोड लिखने के, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे जाके इसके पहले सर्विस ऐड करवा देते हैं कि इसने ये काम करना है। वो सर्विस क्या होगी, बेसिकली वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन को शो करवाएगी। ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, पहले हम इसकी सर्विस ऐड करवाएंगे, देन फिर मैं आपको इसका बताऊँगी लिंक, एंड देन फिर बताऊँगी कि इसको कहते क्या है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा कोड जो है ये प्रोडक्ट्स को लेके आएगा, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे और उनके तमाम न्यू प्रोडक्ट्स को ऐड करवाता जाएगा। ठीक है, तो सिंपल मैं यहाँ पे startup.cs के फोल्डर में जाऊँगी। अब startup.cs के फोल्डर में जो भी मैं सर्विस ऐड करवाऊँगी ना, यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर सर्विसेज वाले पोर्शन में हम चलते हैं जहाँ पे वो फंक्शन ऐड है। ठीक है, वहाँ पे जो भी सर्विस मैं ऐड करवाऊँगी वो क्या करेगा, वो जाके कंट्रोलर के साथ रिपोजिटरी में जो फोल्डर होगा, रिपोजिटरी में जितना भी डाटा होगा उसको फेच करवाएगा पहले, और वो कंट्रोलर के पास लेके आएगा। ठीक है, तो कंट्रोलर फोल्डर अभी हमने फ़िलहाल कंट्रोलर में नहीं गए, तो वो क्या करेगा, होम कंट्रोलर में मेरा जितने भी एक्शन मेथड होंगे ना, उन सर्विसेज के साथ फेच करके वो कंट्रोलर जब रिपोजिटरी से डाटा उठा के मुझे व्यू करवाएगा, तो वो बेसिकली क्या होगा, मेरे पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन उसकी सर्विस startup.cs फाइल में होगी। ठीक है, तो हम पहले startup.cs मैंने ओपन किया हुआ है, हम पहले यहाँ पे ऐड करवा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन का क्या काम है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का बेसिकली काम क्या है कि अब यहाँ पे एक सर्विस ऐड करवा दी ऐड सिंगलटन के नेम की। बेसिकली ये 2-3 सर्विसेज होती हैं, ऐड सिंगलटन, ऐड ट्रांजिएंट, तो मैं फ़िलहाल ऐड सिंगलटन की प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगी। ठीक है, ये क्या करता होता है, ये यहाँ से डाटा मेरा फेच करेगा। ठीक है, जितना भी मेरा रिपोजिटरी इंटरफेस होगा उसमें जितने प्रोडक्ट्स होंगे उनको फेच करके कंट्रोलर के पास लेके जाएगा, देन वो कंट्रोलर मुझे व्यू करवाएगा। इस सारे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं कि ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। यहाँ पे हमने रजिस्टर करना है रिपोजिटरी को एज अ सर्विस। ठीक है, सिंगलटन लाइफ साइकिल में रिपोजिटरी को करना है एज अ सर्विस सिंगलटन लाइफ साइकिल में, ये बात याद रखें। ये क्या करेगा, कंट्रोलर को कहेगा कि यहाँ से मेरा डाटा, प्रोडक्ट का जितना भी डाटा रिपोजिटरी में पड़ा है उसको फेच कर लो और उसका न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो। ठीक है, इस फीचर को हम लोग कहते हैं ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। सिंपल क्या किया उसने, यहाँ पे रिपोजिटरी के मैं स्पेलिंग लिख लेती हूँ। उसने सिंपल क्या किया, स्टार्टअप में मैं गई, मैंने जाके रजिस्टर किसको करवा रही हूँ, रिपोजिटरी को एज अ सर्विस मैं यहाँ पे रजिस्टर करवा रही हूँ। ये इसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। बेसिकली आप कोई न्यू वेबसाइट ओपन करते हैं, वहाँ हम जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, फिर वो आपको अपनी एप्लीकेशन में एंटर होने देते हैं ना, सेम यही काम है। जब भी कोई न्यू सर्विस आएगी, जब तक वो रजिस्टर आके startup.cs में नहीं होगी उसको पूरी एप्लीकेशन में काम नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, जब तक मैं सर्विस को इनेबल नहीं करूँगी मेरा जो पूरा काम है एप्लीकेशन का रन नहीं होगा। सब कुछ इस रजिस्ट्री पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये सर्विस को हम रजिस्टर करवा रहे हैं सिंगलटन लाइफ साइकिल के गिर्द। उसके बाद यहाँ से कंट्रोलर मेरी इन्फॉर्मेशन को फेच करेगा और मुझे व्यू कराएगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। गॉट इट? मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आई रिपोजिटरी मैंने यहाँ पे सर्विस करवा दी है। यहाँ से मैं क्या करूँगी, इसके नेम स्पेसिस वगैरह वो मांग रहा है, यहाँ से इसकी सर्विसेज को हम कर लेते हैं। मैं जाकर रिपोजिटरी को डिलीट कर रही हूँ क्योंकि वो उसकी सर्विस को मुझे फेच नहीं करने दे रहा, रजिस्टर नहीं करने दे रहा। तो मैं अगेन जाके इसको क्लास को क्या करूँगी, इसको इंटरफेस दे के देखती हूँ, क्योंकि वो मैंने जैसे ही जहाँ startup.cs में गई हूँ उसने मुझे उसको फेच नहीं करने दिया, वहाँ पे रजिस्टर नहीं करने दिया। वो कह रहा है कि आप इसका न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, तो मैं इंटरफेस के नेम के क्रिएट करूँगी। ठीक है, अब बजाय इसके कि मैं इसका सारा कोड आपके सामने लिखूं फिर टाइम लग जाएगा, मैं इसको क्या करूँगी, इस कोड को कॉपी पेस्ट कर लूँगी। ठीक है, यहाँ पे जाके आपने रिपोजिटरी लिखना है,
क्योंकि वो मैंने रिपोजिटरी की पहले वाली क्लास थी उसको डिलीट कर दिया है। आपके सामने साइड पे देखें मॉडल में आपको शो नहीं हो रही। तो अगेन हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं उसको क्लास को। किस वजह से मैंने डिलीट की? क्योंकि उसने मुझे वहाँ पे startup.cs में रजिस्ट्री नहीं करवाने दी। उसने मुझे एरर दे दिया। एरर किस चीज़ का दे रहा था? वो कह रहा था पहले इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। देखिए अब यहाँ पे इंटरफेस क्रिएट हो और यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने इसका सारा डाटा यहाँ पे कॉपी कर लिया है। ठीक है, आपके सामने राइट नहीं किया क्योंकि इससे बहुत सारा टाइम लग जाना था। तो रिपोजिटरी में जितना मुझे डाटा चाहिए था मैंने सारा लिख लिया है। अब मैं दोबारा से स्टार्टअप में जाऊँगी। अब देखते हैं कि अब इसको रजिस्टर कर रहा है कि नहीं कर रहा। यस, अब उसने कर लिया है। ठीक है, इंटरफेस जब वहाँ पे जा किया तो उसने उसको कर लिया है। तो अब हमारा ये वाला काम भी हो गया। मैं आपके सामने दोबारा करके दिखा दे रही हूँ। Ctrl+Z किया था मैंने दोबारा करने के लिए। यूजिंग टैग हेल्पर डॉट मॉडल, टैग हेल्पर डॉट मॉडल यहाँ पे। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे नोट की होगी कि टैग हेल्पर डॉट मॉडल तो हमारी मॉडल की क्लास में नेम स्पेस थी। अब उसी नेम स्पेस को वो अगर हम startup.cs में ऊपर लिखेंगे ना तो तब हमें वो करने देगी यहाँ पे। ठीक है, यानी हम पेजेस को आपस में लिंक कर रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जो ऊपर आपने टैग हेल्पर डॉट मॉडल आप देख रहे हैं वही जाके मैंने उधर लिखा है, तो उसने उसको एक्सेस किया है। अब जब मेरी सर्विस रजिस्टर हो चुकी है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको देखते हैं। आई इन्यूमरेबल बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया कि ये क्या करेगा, तमाम प्रोडक्ट्स को आइट्रेट करवाएगा। ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, जितने भी उनका होगा सबको आइट्रेट करवाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रिपोजिटरी क्लास जो होती है वो आई रिपोजिटरी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती जाएगी। उसके अलावा जो आपके रिपोजिटरी है वो आपकी मेमोरी, रिपोजिटरी का मतलब ही है कि वो आपकी मेमोरी स्टोरेज है। ठीक है, कोई ना कोई चीज़ स्टोर हो रही है, तो जितना भी आपका प्रोडक्ट होगा उस सारे को यहाँ पे स्टोर करेगा। ये जो एरर्स यहाँ पे छोटे मोटे शो हो रहे हैं इसको भी आपने नहीं देखना। हमारा मकसद है जस्ट टैग हेल्पर को देखने का। ये जस्ट मैंने एरर इनके नेम दिए हुए हैं तो उसने थोड़ा थोड़े नीचे एरर शो करवा दिए हैं। ठीक है, ये मैंने अपने एक न्यू प्रोडक्ट ऐड करवाने के लिए ना उनको नेम जस्ट दिया है, उनको प्राइस दिया है, उनको क्वांटिटी दी है इसके अंदर। ठीक है, प्रोडक्ट रिपोजिटरी के अंदर इसने आई रिपोजिटरी को इम्प्लीमेंट करवाया है, उसके इंटरफेस को। ये बस आपने बात यहाँ पे माइंड में रखनी है। इस कोड में आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर इस कोड में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जल्दी ही करूँगी। ठीक है, इस कोड की आपने टेंशन नहीं लेनी, इस कोड को समझने की ज़रूरत भी नहीं है। जस्ट मैंने एक डमी वैल्यूज़ दी हुई हैं, नेम, प्राइस और क्वांटिटी, ताकि आप कोड को ईजिली समझ सकें कि किस तरह से आपका डाटा इसमें फैच होगा। गॉट इट? इसी तरह से यहाँ पे आके ये सारे प्रोडक्ट को लेगी। यही वाला कोड जो होगा इन न्यू प्रोडक्ट्स को यहाँ पे ऐड करवाता जाएगा। आई इन्यूमरेबल का बेसिकली ये काम होगा कि इसने ये कि यहाँ पे काम करना है, सारे प्रोडक्ट्स को आइट्रेट करवाते जाना है। ऐड प्रोडक्ट फंक्शन तमाम न्यू प्रोडक्ट्स को ऐड करवाता जाएगा। इसी तरह आपकी रिपोजिटरी बनती जाएगी। ठीक है, ये सारे सर्विसेज में। तो फिलहाल मैं प्रोजेक्ट को रन नहीं करूँगी, पहले मैं आपको इसका कंप्लीट एप्लीकेशन हम बना लें, देन हम इसको रन करेंगे। ठीक है, मॉडल्स का हमारा सारा काम हो गया। repository.cs आपको यहाँ पे शो हो रही है फाइल। इसके बाद अब मैंने क्या करना है, इस रिपोजिटरी को मैंने कंट्रोलर में लेके जाना है। ठीक है, तो startup.cs फाइल मैंने ओपन करके आपको दिखाई। यहाँ पे मेरी सर्विस ऐड है। ठीक है, ये वाली सर्विस हमने यहाँ पे ऐड करवाई है। ये सर्विस क्या करेगी, ये बेसिकली आपकी रिपोजिटरी को कंट्रोलर में लेके जाएगी। तो इस सारे ये जो नेम स्पेस है इसके थ्रू, ठीक है, मॉडल में और इसमें हमने ये नेम स्पेस दिया है ताकि इन पेजेस को आपस में लिंक कर सकें। आप देख रहे होंगे कितना आसानी से हमारे यहाँ पे कनेक्शन बन चुका है। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करना है, इस सारे प्रोसेस को लेते हुए अब हम कंट्रोलर फोल्डर में जाएंगे और वहाँ पे जाके हम अपना डाटा देखेंगे कि वहाँ पे डाटा किस तरह से वर्क करेगा। क्योंकि जब तक मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर आपस में वर्क नहीं करेंगे हमारा डाटा आपस में रन नहीं होगा। गॉट इट? कंट्रोलर में आ जाए, ये व्यूज़ है। ठीक है, व्यूज़ में अभी आपने फ़िलहाल क्या करना है, अभी नहीं जाना, पहले होम कंट्रोलर में आ जाए। होम कंट्रोलर में आके आपने यहाँ पे देखना है कि क्या जो चीज़ें आपको चाहिए थी वो थी। बेसिकली जो कंट्रोलर है वो व्यूज़ के साथ भी अटैच होता है और मॉडल के साथ भी। ठीक है, यहाँ पे आके हमने अपनी उस सर्विस को यहाँ पे शो करवाना है जो हम पीछे देख के आए थे। कौन सी सर्विस? आई रिपोजिटरी, जो हम प्रोडक्ट रिपोजिटरी जो हम वहाँ पे सर्विस ऐड करवा के आए थे वो हमने यहाँ पे देना है। ये देखें नेम स्पेस भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुकी थी, हमने नहीं यहाँ पे लिखी। जब हमने उस सर्विस को रजिस्टर करवाया था तो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे दे दी। सॉरी, ये मैं क्या लिख रही हूँ, Ctrl+Z दोबारा से कर देती हूँ। ये देखें, ये सर्विस ऑटोमेटिकली आई है। जब हमने startup.cs में हमने रजिस्ट्रेशन करवाई थी तो उसने यहाँ पे भी की। ठीक है, अब हम फिर यहाँ पे उस का नेम लिखेंगे प्राइवेट
आई रिपोजिटरी, हम उस इंटरफेस को यहाँ पे भी लिखेंगे कि उसने कंट्रोलर के साथ फेच करना है मॉडल। प्राइवेट आई रिपोजिटरी रिपोजिटरी खुद से दे रहा है, देखें नीचे सजेशन, और मैं इसको लिखती जाती हूँ। अगर खुद से सजेशन नहीं देगा इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं एरर है, तो इसका मतलब मेरी एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक चल रही है। ये सारा देखें टैग हेल्पर्स को फैच करवाने से पहले का काम है, अभी हम टैग हेल्पर की तरफ नहीं गए। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा टैग हेल्पर का यूजेज कहाँ पे हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, सिंपल एक कोड अगर मैं आपको दे दूँ वो तो आप इजीली उसको रट्टा वगैरह मार सकते हो। मैं इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, मैंने इस कोड को यहाँ से ख़त्म कर दिया है, लॉगर वाला जितना भी था, क्योंकि वो बेसिकली क्या करते हैं आपकी हिस्ट्री को सेव करके रखता है, तो इसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। बेशक लिखा रहने दें, बेशक यहाँ से डिलीट कर दें। पब्लिक होम कंट्रोलर आई रिपोजिटरी यहाँ पे लिखूँगी, वो खुद से सजेशन दे देगा। देखें उसने दे दिया आई रिपोजिटरी और रिपो जी, नीचे आ जाए, इसका इंस्टेंस क्रिएट करें यहाँ पे, रिपोजिटरी इक्वल रिपो। ठीक है, यहाँ पे अब हमारा जो यही चीज़ अब हम व्यू में जाके देखेंगे कि व्यू में अब किस तरह फैच करेंगे। हमारे पास अब कौन सा व्यू है, एक है इंडेक्स व्यू, एक है प्राइवेसी। यही चीज़ हमारा जो व्यू फोल्डर है इसके अंदर ये चीज़ पड़ी हुई होगी। ठीक है, तो इंडेक्स में हमने फ़िलहाल शो करवाना है रिपोजिटरी। हम इंडेक्स में सिंपल व्यू शो नहीं करवाना चाह रहे, हम इंडेक्स में क्या शो करवाना चाह रहे हैं, रिपोजिटरी। हम इस एक्शन मेथड को यहाँ से डिलीट कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे उसकी जगह रिटर्न व्यू में रिपोजिटरी डॉट प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्योंकि हम अब चाह रहे हैं हम इस पेज में ये चीज़ शो करवाएं, तो रिटर्न व्यू में हम लोग ये कह रहे हैं कि हमें वो कौन सा व्यू रिटर्न करे, रिपोजिटरी डॉट प्रोडक्ट्स वाला। रिपोजिटरी डॉट, वो खुद से कह रहा है कि प्रोडक्ट करवाना है, एड प्रोडक्ट वाला पेज शो करवाना है या कौन सा, तो हमें प्रोडक्ट्स वाला चाहिए। अब यहाँ तक हमारा काम हो चुका है, अब हम जाते हैं अपने व्यूज़ की तरफ। ठीक है, यहाँ तक काम का मतलब है कि हम अपने पेजेस को लिंक कर चुके हैं देखने के लिए, व्यू करने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी भी यहाँ पे एरर रहेगा क्योंकि मैंने पीछे इसकी डेटाबेस क्रिएट अभी नहीं की, तो उस एरर को फिलहाल आप छोड़ दें। पहले हम बिल्ट इन एप्लीकेशन को किस तरह चेंजेस कर सकते हैं मैं वो आपको करना सिखा रही हूँ ताकि हम अपने टैग हेल्पर को देख सकें। अब जब हम व्यू में जाएंगे, अब जो होगा वो हमारे HTML कोड को रेंडर करेगा व्यू इंपोर्ट में। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है बाय द वे। यहाँ पे अब हमने आके व्यूज़ के फोल्डर में आए। जब आप व्यू को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें क्या है, हमारे पास मल्टीपल फोल्डर पहले से क्रिएट हुए हैं। जैसे मैंने आपको होम कंट्रोलर में दिखाया, होम कंट्रोलर था, कंट्रोलर का होम, ये है होम, व्यू का होम है वही चीज़। आपने उसमें देखा होगा 2 एक्शन मेथड थे, इंडेक्स और प्राइवेसी के, यहाँ पे भी हैं। व्यू स्टार्ट और व्यू इम्पोर्ट में बेसिकली क्या है, व्यू स्टार्ट है आपका लेआउट, यानी अगर आप व्यू स्टार्ट में आके इस अंडरस्कोर लेआउट कर देंगे, इसका मतलब कि आपका लेआउट पूरी एप्लीकेशन में सेम रहेगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, लेआउट आपका पूरी एप्लीकेशन में सेम रहेगा। इसी तरह से ये हो गया आपका काम। ठीक है, उसके बाद क्योंकि आपने बहुत सारी एप्लीकेशन देखी होंगी, उसमें तमाम एप्लीकेशन का जो लेआउट होता है वो सेम होता है। अगर आप यहाँ पे इसको नहीं रखेंगे तो आपका जो लेआउट है वो ऊपर नीचे होता रहेगा। अब इसी को आपने व्यू इंपोर्ट, व्यू स्टार्ट एक .cshtml एक फ़ाइल है और एक आपके पास है जी व्यू इंपोर्ट वाली फ़ाइल। तो इसमें आपने अंडरस्कोर लेआउट व्यू इंपोर्ट में जाएं, इसमें टैग हेल्पर्स रेंडर करता है आपके पेजेस को। अगर ये वाली लाइन देखिए, बिल्ट इन लाइन लिखी हुई है पहले से ये वाली, अगर तो ये ना लिखी होती तो इसका मतलब वो आपके किसी पेज को रेंडर नहीं करता, आपको हर एक पेज में जाके खुद से करनी पड़ती। बट यहाँ पे उसने जब खुद से की हुई है ये वाली लाइन क्रिएट, ऐट द साइन है और ऐट टैग हेल्पर और उसकी एप्लीकेशन का नेम है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको अब ज़रूरत नहीं है कि आप खुद से यहाँ पे लिखें। अगर तो ये व्यू इंपोर्ट में लिखी होगी तो इसका मतलब है कि पूरी एप्लीकेशन में टैग हेल्पर वर्क कर रहे हैं, गॉट इट, और आपके तमाम पेजेस को रेंडर करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ठीक है, अगर तो आपने ये लाइन लिखी होगी और ये नेसेसरी है, आप लाजमी लिखें इस लाइन को आके, फिर आपको क्या होगा, आपको हर पेज पे जाके खुद से ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर तो आप किसी एक पेज पे चाहते हैं, क्योंकि आप एज अ बिगनर हैं, आपको फ़िलहाल इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है,
लेकिन बहुत सारे डेवलपर्स क्या करते हैं, उनको जब नीड होती है वो हर पेज पे सेपरेटली जाके इस लाइन को लिखते हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे जाके कस्टमाइज़ करना होता है। तो कस्टम टैग हेल्पर के बारे में भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, बट फिलहाल हम बिल्ट इन टैग हेल्पर के बारे में देख रहे थे। देखिए ये है बिल्ट इन टैग हेल्पर जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, और जितनी एप्लीकेशन अब हम क्रिएट करके आए हैं उसके तमाम कोड को वो व्यू के पेजेस में रेंडर करेगा। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी कि टैग हेल्पर का यूज़ क्या होता है, बिल्ट इन टैग हेल्पर कहाँ पे होते हैं। व्यू इंपोर्ट की फाइल में अगर तो ऐड के साइन के साथ ये चीज़ लिखी हुई है तो इसका मतलब है कि आपका जो पूरी एप्लीकेशन में टैग हेल्पर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली रेंडर करवाते जाएंगे जहाँ पे नीड होगी। ठीक है, ये देखें, ये यहाँ पे लिखा हुआ है टैग हेल्पर डॉट मॉडल्स। टैग हेल्पर बेसिकली ये वो टैग हेल्पर है जो आपकी एप्लीकेशन का नेम है। डॉट मॉडल मीन्स के मॉडल की फाइल्स के अंदर जितना डाटा होगा, कौन सा था मॉडल की फाइल के अंदर, प्रोडक्ट्स डॉट cs में नेम, प्राइस एंड क्वांटिटी, उसके मतलब HTML के जितने भी एलिमेंट्स थे, उनके एट्रीब्यूट्स थे, उन तमाम को रेंडर करेगा ये लाइन जो है। ठीक है, ये लाइन उनको क्या करेगी, रेंडर करेगी। इसी तरह शेयर्ड का फोल्डर यहाँ पे साइड पे आप देख रहे होंगे। ठीक है, इसके अंदर जो अंडरस्कोर लेआउट है उसी को हमने व्यू लेआउट में जाके व्यू स्टार्ट में जाके हमने लेआउट को सेट किया था, इसी लेआउट को जो मैं क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, इसके अंदर अब आपने जाके एक चीज़ देखनी है कि अंडर एट द साइन रेंडर बॉडी, अगर तो वो है तो इसका मतलब आपके जो टैग हेल्पर हैं वो सही वर्क कर रहे हैं, वो आपके पेजेस को रेंडर कर रहे हैं। यहाँ पे नीचे लिखा होगा कहीं पे एट द साइन और रेंडर बॉडी, वो फुटर से ऊपर होता है और जो आपका हेडर होता है उसे नीचे होता है। देखें नीचे आपका फुटर है, फुटर से ऊपर जो डिव है उसके ऊपर ये चीज़ है कि नहीं है, जी है। इसका मतलब आपके जो टैग हेल्पर है वो वर्किंग में है और वो पेजेस को रेंडर करवा रहे हैं। लेआउट का मतलब है कि आपकी जो पूरी एप्लीकेशन है उसमें आपका हेडर और फुटर सेम रहता है, इसीलिए हमने यहाँ पे आके रेंडर बॉडी कर दिया है कि वो तमाम कोड को फुटर और हेडर के दरमियान में रेंडर करवाएगा। गॉट इट? इसको हमने चेक कर लिया, एट द साइन और रेंडर बॉडी। इसका आपको क्लियर हो गया? जैसे ही क्लियर हुआ फिर आपने क्या करना है, आपने फिर इसका मुझे बताना है कि आपको ये बात समझ आई है कि नहीं। ठीक है, ऐड रेंडर बॉडी जो है जस्ट आपने इसको आके चेक करना है जब आप एक बिल्ट इन एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे रेफरेंसेस भी ऐड हैं बूटस्ट्रैप के ऐट द साइन के साथ। ठीक है, इंडेक्स पेज में जैसे ही मैं गई हूँ, होम के अंदर देखा होगा आपने एक व्यू का फोल्डर है। ठीक है, उसके अंदर एक इंडेक्स का फोल्डर क्रिएट ऑटोमेटिकली हुआ था, मैंने नहीं करवाया। अगर मैं यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट करती तो ये सारी चीज़ें मुझे खुद से करवानी पड़ती। तो कितना मज़े का काम है, ASP.NET Core आपको कितना ईज़ दे रही है कि आप खुद से यहाँ पे चीज़ें क्रिएट नहीं करते बल्कि आपको ऑटोमेटिकली दी होती हैं, जस्ट आपको उसको अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पर अब आप देखें कि अगर हम सेपरेटली यहाँ पर करवाएं ना, अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। व्यू डाटा टाइटल है, उसका टाइटल दिया उसने होम पेज, बेशक ये टाइटल लिखा रहने दे, बेशक इसको आप यहाँ, मैं क्योंकि मुझे आपको टैग हेल्पर समझाना है, मैं फिलहाल इस कोड को रिमूव कर रही हूँ। वैसे ये लिखा रहने दीजिएगा, आप इसके नीचे ये कोड ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, समझने के लिए। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, इसकी जगह मैं आपको बताती हूँ टैग हेल्पर का यूज़ हम कैसे करेंगे। ऐड का साइन आप लगाएंगे, हमने क्योंकि रेंडर करवाना है ना। तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या किया है, मैंने उस कोड को रिमूव करके उसकी जगह बस ये लिख दिया, Ctrl+A करके उसको सारे को रिमूव कर दिया और उसकी जगह मैंने यहाँ पे ये वाला कोड लिख दिया है उसी इंडेक्स के पेज में। ऐट मॉडल आई इन्यूमरेबल प्रोडक्ट्स का मतलब है ये यहाँ पे टैग हेल्पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे उसके पेज को रेंडर करवा रही हूँ। ठीक है, उसके व्यू को रेंडर यहाँ पे करवा रही हूँ। इसको नेम, प्राइस और क्वांटिटी को मैं टेबल की फॉर्म में, ये जो रिपोजिटरी हमने यहाँ पे शो करवाई हुई थी, इसको टेबल की फॉर्म में हम वहाँ पे शो करवाएंगे। ठीक है, इस बात को आपने माइंड में रखना है कि जो मेरी रिपोजिटरी की क्लास में नेम, क्वांटिटी हो गया, मेथड हो गया, इसको हम लोगों ने क्या करना है, इस पेज पे आके टेबल की फॉर्म में, HTML तो आप सबने पढ़ी हुई है ना, उसके टेबल के टैग क्या होते हैं, टेबल रो होती है, टेबल डाटा होती है। अगर नहीं पढ़ा तो मेरा यहाँ पे HTML का कोर्स पढ़ा हुआ है, मैंने उसमें डिटेल में टेबल्स के बारे में पढ़ाया हुआ है। HTML में जो टेबल्स बनते हैं आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, मैं ऊपर आई के आइकन में शो करवा दूँगी वो वीडियो, वो वाला लेक्चर, आप उसको गौर से सुन लीजिएगा। ऐड फॉर ईच, इसका मतलब है कि आपके मॉडल से हर बार वो प्रोडक्ट, प्राइस और नेम लेके आ रही है। ठीक है, नेम, क्वांटिटी, प्राइस उसकी फैच करके लूप चला रही है, यहाँ पे बार बार लेके आ रही है जब तक वो उसका सेट नहीं कर देती। ठीक है, प्रोडक्ट का नेम फैच करेगी, प्राइस फैच करेगी, क्वांटिटी फैच करेगी।
ये सारी चीज़ें यहाँ पे फेच करके लेके आएगी। यहाँ पे मैं एप्लीकेशन रन कर रही हूँ, फिलहाल इसमें एक एरर आएगा क्योंकि हमारे रिपोजिटरी के फोल्डर में एक एरर था, बट मैं फिर भी यहाँ पे इसको आपको रन करके दिखा देती हूँ कि यहाँ से रन होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक एरर आएगा, हम उसको येस पे क्लिक आपने कर देना है, सिंपल, ठीक है। अगर आया तो, अगर नहीं आया तो फिर वेल एंड गुड। यहाँ पे आई न्यूमरेबल जो होती है वो क्या करेगी, तमाम प्रोडक्ट रिपोजिटरी में जितने पड़े होंगे उसको यहाँ पे लेके आएगी, ठीक है। हम यहाँ पे HTML टेबल में अपना डाटा शो करवाएंगे। तो जी फ़िलहाल तो वैसे इसमें एरर ही आएगा, लेकिन एक बात याद रखें कि आपको पता चल गया कि सिंपल टैग हेल्पर का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। नेक्स्ट इसका जो टेबल में यूज़ होगा, इनपुट टैग्स में यूज़ होगा, फॉर्म्स जो हम बनाते हैं उसमें जो यूज़ होगा, वैलिडेशन में यूज़ होगा, वो सारा मैं आपको इसके तमाम टैग हेल्पर नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में बताऊँगी। आपने वो लेक्चर मिस नहीं करने अगर आप चाहते हैं कि टैग हेल्पर में आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए, ठीक है। तो ये मेरी एप्लीकेशन जब तक रन हो रही है तब तक मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि टैग हेल्पर बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, ये HTML के एलिमेंट्स को टारगेट करते हैं, उनके नेम को, उनके एट्रीब्यूट को, उनके पेरेंट टैग्स को। इस बात को आपने माइंड में रखना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप सेपरेट हर पेज पे उसकी फंक्शनैलिटी ऐड करवाएं, देन आप सेपरेट, जैसे मैंने यहाँ पे आगे लिखा है ऐड मॉडल, आप इस तरह से इसको सेपरेट ऐड के साइन के साथ लिखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही दफ़ा में करवाएं तो वो व्यू इम्पोर्ट के फोल्डर में आप करवाएंगे। देखिए उसने मुझे यहाँ पे एरर दे दिया, वो कह रहा है कि repository.cs में आपका जो है वो एरर है कुछ लाइन्स में, पहले उन्हें ठीक करें, देन हम आपकी एप्लीकेशन जो होगी उसको रन करके देंगे। बट मैं फिर भी मैंने येस पे क्लिक किया था, इसलिए वो मुझे दिखा देगा उसका व्यू, ठीक है, कि क्या आएगा आपका एरर, किस तरह का आपका एरर है। तो हमें एरर पता तो चल गया है, बट फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं इस वजह से आपके सामने हर चीज़ शो करवा देती हूँ ताकि अगर आपकी किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो साथ ही क्लियर हो जाए। ये देखिए वो मुझे इस तरह का एरर देगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एरर को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरा लेक्चर ये वाला समझ आ गया है कंप्लीट, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपकी इस लेक्चर के हवाले से कोई भी क्यूरी है टैग हेल्पर की, कहीं पे आपको नहीं समझ आती, तो आप मुझसे लाजमी पूछें, ठीक है। मैं आपके हर क्यूरी का आंसर जो है वो लाजमी दूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।